हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। मैं हूं अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज हम चर्चा करेंगे कि 6 वीक प्लान फॉर द मेंस। जो मेंस देने वाले बच्चे हैं उनके 6 वीक में कैसे प्लान करना चाहिए और कैसे हमें काम करना चाहिए, कैसे काम करें कि मेंस में अच्छे मार्क्स ले आएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग होने के बाद जो आपकी मेरिट जिससे बननी है वो बननी है मेंस से और प्लस इंटरव्यू से। तो हम मेंस को ऐसे क्यों ना करें कि बहुत अच्छे 6 वीक में ही अच्छे से अच्छा मार्क्स जो ला सकता है स्टूडेंट, वैसा हम क्यों नहीं सोच पाते। या जिन्होंने लाए हैं इतनी जल्दी ज़्यादा अच्छे मार्क्स बहुत कम समय में, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं, हम भी प्लान कर सकते हैं उस चीज़ को। और उसको लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ध्यान देना पड़ेगा, उसको चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैसे हम प्रैक्टिस करें कि अच्छे मार्क्स लाने लगें, कैसे लिखना चाहिए मेंस में जिससे अच्छे मार्क्स आपके आने लगे। अब समस्या सिर्फ यहीं पर है कि हम सही से कभी कभार हम लिखते तो हैं, हमें लगता है कि बहुत, इसीलिए हमें अपने लगने से नहीं बल्कि एक इवैल्यूएटर से या आपकी फैकल्टी से या खुद किसी दोस्त से जो बहुत समझदार हो या बहुत अच्छे आंसर लिखता है उसकी आप चेक करो, वो आपके चेक करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तरीके हैं जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए बताएगा कैसे, अब प्लान कैसे होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लान सही से है हमारा तो मार्क्स भी अच्छे होंगे। प्लान ठीक नहीं है, अभी से सही से हम स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे मेंस के लिए, तो फिर मेंस में मार्क्स कम हो जाते हैं। इंटरव्यू में तो पहुंच जाते हैं, हमें लगता है इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू में हम बहुत खुश भी होते हैं कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा है और हमारा हो गया, ठीक रहा। लेकिन जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है कि यार मैं रिकमेंडेड नहीं हुआ। उस दिन बच्चे से पूछो कि उसके दिल में क्या बीतती होगी। वो सोचता है कि यार उसको समझ नहीं आता लाइफ में कि क्या करना चाहिए। एकदम अचानक से जब चीज़ें आती हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद वो 99% श्योर हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इंटरव्यू में मार्क्स भी अच्छे हैं, हो सकता है हाई स्कोरर भी इंटरव्यू में हो, लेकिन इसके बावजूद वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। रीजन इज मेंस, मेंस ही रीजन है। सो इस चीज को यहां पर मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें समझाऊंगा जो आपके लिए मददगार साबित होंगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम इसमें अगर चर्चा करें तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब ये समय जो दौर चल रहा है आपका, आपने प्रीलिम्स से साथ साथ मेंस पढ़ा होगा, 100% श्योर है। इस समय आपके मन में एक चीज चल रही होगी, प्रैक्टिस, स्टडी और प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल कैसे कैसे सुधारें। और आप साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी कर रहे होंगे, मालूम है मुझे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी कर रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे आप। अब यहां पर हमें जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं घर पे, आपने पढ़ाई की, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो और कुछ आप टेस्ट सीरीज भी कर, जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ें उसको समझें जरूर कि हम क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सीधी सी बात है कि जब मैं आपसे बात करूं या आप मुझसे बात करते हो, जो चीज़ पूछना चाहते हो, अगर मैं उसका जवाब ना दे के कुछ इधर उधर की चीज़ें लिंक करके आपको बताता रहूं और चीज़ें बोलता रहूं, तो आपको समझ नहीं आएगी। आप ये कहोगे क्या है ये सब, मुझे टाल मटोल क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना ये क्या चीज़ है कि नहीं, आपको आता है कि नहीं आता, बताना है तो बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ। जैसे आप इरिटेट होते हो वैसे एग्जामिनर भी तो हो सकता है, क्योंकि वो पूछ कुछ और रहा है और आप बता कुछ और हो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है, क्वेश्चन को एक बार में हम पढ़ते ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ा जो इशू है वो इस चीज़ का इशू है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न को समझिए कि क्या लिखा है और किस चीज़ की डिमांड है, इसकी मांग क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है वास्तव में, क्वेश्चन किसके बारे में चर्चा कर रहा है, उस चीज़ को हम देखते हैं। इसके बाद उस उत्तर की संरचना तैयार करने का प्रयास करें मन में ही कि अगर मैं, क्योंकि आपके पास प्रश्न पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते हैं, जब मेंस दे रहे होते हैं 20 क्वेश्चन में, आपको ये टाइम नहीं मिलता है कि आप इसमें 2 से 3 मिनट 5 मिनट सोच सकें। ठीक है, ऐसे में तो आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 1000 से 1200 वर्ड में।
उसमें थोड़ा बहुत एक बार सोच भी सकते हो कौन सा चूज करूं कौन सा नहीं करूं, लेकिन बाकी पेपर में जीएस के आपको सोचने का मौका नहीं है, आप नहीं सोच सकते, आपके पास टाइम नहीं होता। अगर सोचते हो, टाइम ज्यादा लेते हो, ज्यादा सोचते हो तो आपका बिगड़ जाएगा। लेकिन जब प्रश्न पढ़ रहे हो उसी दौरान हम प्रश्न को समझे, उसी दौरान उसकी संरचना सोच लें कि मुझे कैसे लिखना है, कैसे संरचना बनानी है, स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। वो तभी आएगा जब हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे अभी आप मेरे से बात कर रहे हो या सुन रहे हो या मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मैं आगे बोल रहा हूँ या आप जो सुनते सुनते जो सोच रहे हो, संरचना आप दिमाग बना रहे हो ना कि सर ने क्या कहा होगा, ये चीजें, तो वैसे संरचना उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत आ जाना चाहिए। कई बार होता है जब हम बिना लिखी चीजें बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना सर, तो उसके आगे के आगे का जो बोलना है उसको दिमाग में पहले ही बात करते करते सोचना पड़ता है। इसके बाद ये नहीं कि पहले बात खत्म कर दो फिर सोचूं 15 मिनट, फिर 5 मिनट सोचूं फिर लिखूं, वो नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है आप पहले के एग्जाम जो एकेडमिक एग्जाम दिए हो उनमें से होता है ऐसा, उसमें टाइम होता है, आप करते हो, लेकिन इसमें नहीं है टाइम, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो उस टाइम पर हमें उस चीज़ को करना है और उससे जब उत्तर लिखें उसका स्पष्ट और सटीक उत्तर होना चाहिए। सटीक कैसे होगा, कैसे क्या पॉइंट जो उसमें लिखे गए हैं, अगर वो 3 बातें कही हैं उसमें, मान लो कि मैं एक चीज़ कही मैंने कि उसने कहा कि ये बताइए, स्पष्ट कीजिए या समझाइए कि जो सागरी धाराएं हैं उनका संबंध, सागरी धाराओं का संबंध ग्रहीय पवनों या हवाओं से कैसे है और दोनों के महत्व को दर्शाइए। अब इसमें 2 पॉइंट, अब पॉइंट्स इसमें कैसे आपने अब पहले आप जैसे कि सागरी धाराएं हैं उसको एक पॉइंट आ गया, दूसरा ग्रही पौने क्या है, दोनों का संबंध आपस में क्या है और इनके महत्व क्या है, इसको आपको इन्हीं पॉइंट को दर्शाना है। उसमें कुछ अलग से चीजों को नहीं लेके आना है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अगर कुछ जोड़ना है तो करंट से उसको थोड़ा सा, कभी अगर आप न्यूज में आया है तो उस चीज को आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कुछ कर सकते उसमें। तो हमें इस तरीके से उसको उसके पॉइंट्स को, उसके बिंदुओं को, हर बिंदु को देखें कि उसमें बिंदु किस किस चीज के बारे में पूछा, उस पॉइंट को नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद अक्सर हम कीवर्ड्स को नहीं ध्यान दे पाते, इसमें कीवर्ड्स क्या क्या होने चाहिए। एक तो बात होती है कि हम कई बार जो हम बीए बीएससी करके आते हैं, बीए आजकल क्या होता है कि बच्चे बीए एनसीसी कॉलेज से ऐसे कॉलेज खोल दिए गए हैं कि जहाँ पर लिखने की जरूरत क्या है, सो पढ़ने जाता नहीं है, लास्ट टाइम आया और एकदम से निकल गया, लिख के जो भी आया पास हो गया। हमें एक पैराग्राफ लिखने की आदत है कि शुरू से लिखा लास्ट तक फुल रहा पेज और उसके बाद दूसरा पेज, क्योंकि यूपीएससी लिख रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है, पूरा खत्म करो। हमें उसको पॉइंट्स में तोड़ना होगा। पॉइंट्स का मतलब ये नहीं कि एक एक लाइन के पॉइंट्स, मतलब एक चीज़ को आप 4-5 लाइन में समझाओ, इसके बाद दूसरी चीज़ को दूसरी लाइन में समझाओ, फिर से 4-5-10 5-6 लाइन में समझा दो। तो इस तरीके से हमें उसको अब की वर्ड्स इसमें कि अगर धाराएं हैं, धाराएं कितनी प्रकार की होंगी, कौन सी धारा कैसी मुड़ रही होगी और ग्रही हवा का उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, इन सभी का, ग्रही हवा का प्रभाव किस पर, आप कहोगे धाराओं पर, धाराओं का प्रभाव ग्रही हवाओं पर। इन सभी कीवर्ड्स को आपको सुनिश्चित करना होगा, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सुटेबल होगा, कौन सा इसको मैच कर रहा है, कौन सा हम रखें जिससे दिख जाए, क्या पिक्चर बनाए, उस चीज़ को आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कोई भी जब आप लिखते हैं कोशिश ये करें कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि आजकल हिंदी में तो पकड़ जा रहा है, आजकल इंग्लिश में भी आ गया है। लास्ट ईयर यूपीएससी ने कहा है कि अब अगर कोई ऐसी कोई गलतियां होती हैं, त्रुटि होती है, जो गड़बड़ है, जो चीज़ें ऐसी है, तो उसमें स्पेलिंग चेक होगी, अगर कुछ ऐसा आता है तो वो माइनस होगा, कुछ ना कुछ उसके मार्क्स कटेंगे। ऐसा हिंदी में भी होता, तो इसलिए शब्दों का सही चयन, कई बार देखो हिंदी में इंग्लिश में फ़र्क है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे कहा कि मैं वहाँ पर गया, मतलब कुछ भी है कि ग्रही हवाएं हमेशा एक ही डायरेक्शन पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, बट जो हमारी सीजनल विंड होती है वो नहीं होती। तो इंग्लिश में कैसे होगा कि प्लानिटरी विंड ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, है ना।
बट सीजनल विंड नॉट, आगे कर दिया, काम खत्म, वो समझ भी गया कि आगे क्या कहना चाहिए। लेकिन हिंदी में इसको पूरा लिखना पड़ेगा कि जो हमारी मौसमी हवाएं होती हैं वो नहीं बहती हैं साल भर, वह वर्ष भर या सेम डायरेक्शन पर, सेम दिशा पर, एक ही दिशा पर नहीं बहती हैं। तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, वो उसमें नहीं, इसमें इंग्लिश में हो जाता है, इतने में हिंदी में नहीं। तो हमें हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस सही शब्दों का चयन करें। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो उससे शब्द मिल जाते हैं और उनको पूरा एक सेंटेंस लिख के समझाना पड़ेगा कैसे क्या है। ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान दें और गलतियां ना होने पाए, व्याकरण संबंधी त्रुटि भी ना हो कि आप कुछ का कुछ लिख रहे हो, है ना। इसके बाद जैसे आप देखते ही है प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित हुआ है, अगर कुछ उसमें पढ़ा है तो उसको आप अपने समझिए कि इससे कुछ रिलेटेड कुछ अच्छा आया था क्या, कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेंस में मैंने पढ़ा है उस चीज़ को पहले, मेंस वाले पॉइंट्स जो आपने पढ़े होंगे कभी प्रीलिम्स में और मेंस में है वो पॉइंट्स, तो उनको पहले टिक कर लो कि मैंने प्रीलिम्स तो ऑलरेडी पढ़ रखा है तो इसमें भी मैं काम करूँगा, और फिर मुख्य परीक्षा के बारे में ध्यान देंगे हम। ठीक है, अब उत्तर लेखन जब हम लिख रहे हैं, मैं तो वैसे ही बता दिया कि ये चीज़ों का हम ध्यान देना है, लेकिन आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसके 1500 से 300 शब्द डेली लिखना होगा और डेली उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एक बार में आप इस चीज़ को सही से आप नहीं दर्शा सकते हैं, एक बार में आप चीज़ें ठीक से कभी कभी नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें और इस चीज़ को समझें। ठीक है, ये चीज़ को मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि जब भी हम कोई लिखें या कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो अक्सर 1500 से 150 से 300 शब्दों का हमें डेली इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली, क्योंकि जिस माध्यम से हो उसका भी ध्यान रखना है आपको और इसके और चीज़ों को उसको सही से कि मैं कैसे एलोबरेट तरीके से लिख पाऊँ, कैसे समझा पाऊँ। अपना जितना नॉलेज है उसको शो ऑफ करने की अपने प्रैक्टिस में भी करिए, ये नहीं कि मैं सीधा एग्जाम के लिए रख रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैं एग्जाम के लिए, जब अभी से प्रैक्टिस होगी तो वो आदत में आ जाएगी। हमेशा हमारे जो विचार हम कह देते हैं कभी कभार कि उस टाइम पे मैं सोचूंगा कैसे क्या है, अभी तो मैं लिखने की आदत डाल रहा हूँ, बस लिखने के साथ साथ आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, नकल नहीं करना, अपने आप से लिखिए। भले ही एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है उसका बुक में निकालिए, बुक खोलिए, उस क्वेश्चन को उसमें ढूंढिए, उसको रीड करिए, रीड करने के बाद फिर लिखिए, लेकिन उसको सही से करने की आदत डाल लो कि कैसे मेरे थॉट इस बुक के थॉट से क्यों थोड़ा सा मेरा क्यों छूट जा रहा है, मैं इतने पॉइंट्स क्यों छोड़ दे रहा हूँ, मुझे तो इससे ज़्यादा पॉइंट्स डालने हैं। भले ही बुक में अच्छा लिखा है लेकिन अपने शब्दों में एक अच्छा तरीके से उसे शो ऑफ करना है, उसको दिखाना है, उसके साथ जितने भी लिंक हो सकते हैं उनको भी आपको शो करना होगा, तभी वो चीज़ें ठीक होंगी, है ना। और उचित नोट्स तैयार करने के साथ साथ नियमित परीक्षण करना चाहिए, क्या मैं चीज़ें ठीक हो रही हैं मेरी कि नहीं हो रही, कैसे हो रही उस चीज़ को, है ना। माइंड मैप कैसे करें, अब बात आती है माइंड मैप की कई बार कि हमें कैसे, सर क्या है माइंड मैप, माइंड मैप क्या, इससे क्या होता है कि जो हमारे माइंड मैप का मतलब होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को, दूसरे या उप सब्जेक्ट जो उससे संबंधित है उन्हें कैसे हम जोड़ सके, कैसे लिंक कर सके, क्योंकि जब मेंस लिखते हो तो आपको हर चीज़ को बताना पड़ा, हर एक उसके डायमेंशन को समझना पड़ता है, क्या कहना चाहता है। जैसे कभी आपने सुना होगा ना, कभी कह रहा है ऐसा, और कभी के बारे में हमने समझा, पूरी कहानी को लेके आ गए। ऐसे इसमें भी होता है कि जब हम लिख रहे होते तो उसमें बताते हैं कि आज क्या है या उस टाइम पे, जैसे कि मान लो कि मैंने एक लिया कि जनगणना, सेंसस है ना, आपने जनगणना की बात की, जनगणना आपने क्या कर लिया कि जनगणना के बारे में लिख रहे हो कि इस बार टल गई क्योंकि कोविड आ गया था, इसकी वजह से ये जनगणनाएं आगे बढ़ती गई, डेट बढ़ती गई और जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन जनगणना की अगर उत्पत्ति का या इंट्रोडक्शन दोगे, शुरुआत में जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा जब ब्रिटिश शासन आया उस टाइम पर, इस टाइम पे ऐसे ऐसे स्टार्ट, अपने डेट बता दी, खत्म हो गया, डन। लेकिन मेरे दोस्त इसके पहले आपको ये बताना होगा जनगणना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई। अब यही तो शो ऑफ करने की बात है, यही तो आपको बताना है चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं कभी कभी, जो मार्क्स हमें अच्छे नहीं मिलते और किसी दूसरे को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये हमारा जब वैदिक एज चल रहा था उस टाइम पे सबसे पहले डेमोक्रेसी होना, उस टाइम पे जनसंख्या का अच्छा खासा होता था, जनसंख्या हर साल गिनी जाया करती थी, उस पर हर बार देखा जाता था कि अच्छा कैसे कबीले में कितने लोग थे हमारे, कैसे जनगणना की शुरुआत ही वहाँ से हुई, डेमोक्रेसी की भी शुरुआत वहीं से हुई वैदिक एज से।
तो हम उसको क्यों भूल जाते हैं? तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में, तो वो तभी होगा जब आप मैपिंग सही से उस चीज़ को पढ़ी होगी, या कैसे माइंड मैप करोगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से चीज़ें जुड़ रही हैं और कैसे कैसे उन बिंदुओं को हम जोड़ेंगे जिससे सही हो जाए। साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर्स की नोट्स बना रहे हो, उस टाइम पर भी देखो, नोट्स जब बनाया हमने, नोट्स आपने बनाई होगी, उस टाइम पे जो टॉपिक आए हैं उसको तुरंत बुक से वो करो, जोड़ो, बुक में खोलो चैप्टर। अगर कोई मान लो कि मैंने कहा आपने करंट में पढ़ा, आपने करंट में क्या पढ़ा कि अभी हाल ही में कोई होल हो रहा है, या मान लो कि कोई ग्लेशियर पिघल रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ग्लेशियर क्यों हो रहा है, आप क्लाइमेटिक रीजन से है, क्लाइमेटिक चेंजेस से है चैप्टर से, तो आपने क्या किया, इन्वायरमेंट का, ये जियोग्राफी का क्लाइमेटिक वाला चैप्टर निकाला और उसको पूरा फाइंड आउट किया, पढ़ा, उसको उसमें लिख भी दिया, और ये चैप्टर का नाम लिख दो, या तो खुद ही लिख लो उस नोट्स में। तो उससे क्या हुआ, आपको जब आप प्रैक्टिस आप कर रहे होगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यार ये तो न्यूज़ में भी था, इसको भी ऐड कर देते हैं, और ये चीज़ें मुझे उसमें डालनी थी, है ना। तो ये चीज़ें जरूर इसमें ध्यान दें कि कैसे होगा, जिससे कि आपको जो 150 शब्द लिखने का जो प्रयास हमें करना चाहिए, उसमें भी परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए आसान हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में परीक्षा देने का जो ओवरलैप होता है, उसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे 9 पेपर होते हैं, जो एक तो आपका भारतीय भाषा कोई भी जो चूज करते हो वो होती है, दूसरा आपका अंग्रेजी जो आपके ये कंपलसरी होता है, फिर निबंध का पेपर होता है, फिर GS1 फर्स्ट होता है, आई आ गया इसमें, फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर आपके वैकल्पिक विषय होते हैं। ऐसे तरीके से आपके 1750 मार्क्स का हो जाता है। लेकिन हम इस 450 मार्क्स को हम जो 1750 मार्क्स है, सॉरी, जो 1750 मार्क्स का है, ये हम कैसे इसको हम अच्छे मार्क्स, अगर आपने इसका समझ लीजिए कि अगर आपने इसका 50% प्लस भी ले आते हो तो आप टॉपर में श्रेणी में आ जाते हो, 1000 आ जाता है तो आपका टॉपर की श्रेणी में आ जाते हो। वैसे भी 9 दूनी 1800, अभी उसका, अभी इसके बाद आपका इंटरव्यू भी, इंटरव्यू करते हैं तो 2000 कितना आ जाएगा, 275 मार्क्स और जोड़ दोगे तो 2025 आ जाएगा। तो उसमें से अगर आप 50% भी ले आते हो तो आप टॉपर की श्रेणी में आ जाते हो। तो हम 50% लाने के लिए ये चीज़ें हम करते हैं। जो फोर्थ जो आपके वीक में कहें, अगर हम वीक का प्लान करते हैं तो पहले हम उस चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर फिर हम क्या करते हैं कि निबंध पर, फोर्थ वीक पर हमें निबंध पर चर्चा, निबंध क्योंकि सबसे आपको पता है कि निबंध के पेपर अब पहले हो रहे हैं, सो हमें इस चीज़ को लेकर क्या करना है कि जब भी आप इसको, जब 3 वीक का मैंने प्लान बताया है इसमें कि कैसे कैसे थर्ड वीक में हमें ये चीज़ों को समझे, उस तरीके से हमें तैयार भी करना चाहिए और ये चीज़ें होना चाहिए। इसके माइंड मैप ये सब कर लिया आपने और कर रहे हो, फिर इसके बाद आपने क्या किया कि इसको आपने निबंध लिखने की भी तैयारी, और शुरू में भी कर रहे हो, कहीं से क्लासेस ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें कर सकते हो। अब इसमें हमें देखना है कि हमने पहले जो किया है कैसे क्या किया है, कैसे हमने पढ़ रहे थे, कैसे हम आपकी जो चीज़ें थी पहले, कभी आपने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेज पढ़ा होगा या कोई चीज़ें हैं या फिर कहीं से मिला होगा, और कौन कौन सी हमें, एक तो सबसे बड़ी चीज़ें हम करंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हम इसके लिए जो हमारा ये आता है ऐसे के लिए हम कभी कभी ध्यान नहीं देते कि हमें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट के लिए एडिटोरियल, ठीक है आप देख रहे हो, बाकी मैं कभी किसी की सलाह नहीं देता कि कोई चीज़ आप बाहर से खरीद लो। गवर्नमेंट की योजनाएँ उठाओ, जैसे कि अगर निबंध की तैयारी करनी है अच्छे से, निबंध, और चौथे वीक में आप जा रहे हो, निबंध आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अभी 2 वीक बचे हैं बस और कुछ नहीं बचा, तो आप निबंध लास्ट में करो, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम अपडेट ज़्यादा होना चाहिए, पेपर भी उसके हिसाब से आ रहा है, तो थोड़ा सा लास्ट में जो चीज़ें पहले हो रही हैं उनको लास्ट तक हमें लेके जाना चाहिए। जो बाद में है उसके लिए हमें टाइम मिल जाता है, 1 दिन 2 दिन का, जैसे पेपर हुआ फिर टाइम तो है नहीं, वैसे लगातार हो जाते हैं, अब तो ख़त्म हो जाता है एक एक दिन में 2-2 पेपर। सो आपको यहाँ पर, अब मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर हम कैसे क्या करते हैं। जैसे योजना है गवर्नमेंट की जो आती है, योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ठीक है, एक कोई न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा हो वो हो गया, PIB अगर देख रहे हो तो देख लो। अब मोदी जी की जो मन की बात आती है प्रधानमंत्री की, उसको ज़रूर सुनो, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निबंध में पूछ लेता है अक्सर करके, और वो उसमें बताते हैं, तो हमें इस चीज़ों को मिस नहीं करना है ना। और संसद TV देख रहे हो तो ज़रूर देखो उसको, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें फालतू की चीज़ें कुछ होती नहीं है, उसमें मतलब की सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपके मेंस में मदद, निबंध में खास करके मदद बहुत ज़्यादा करता है। तो उस चीज़ को करें, इसका सोच समझ कर चयन करें कि कौन सा निबंध जब हम लिखते हैं, अभी भी आप देखें जब लिखते हैं, जब एग्ज़ाम में जाएंगे यहाँ पर भी, तो हमें उसको देखना चाहिए कि हमें इसे कैसे
कौन सा निबंध हमारे लिए सुटेबल है, कैसे कैसे निबंधों पे मैं ज़्यादा लिख पा रहा हूँ, उसकी अभी से प्रैक्टिस करते जाएंगे। जब एग्ज़ाम में आएगा, आप पहले से हमारा एक प्रेडिक्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि इस बार देश की समस्याएं या देश में कुछ क्या हुआ है जिसके अक्सर, या विदेश में ऐसा क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उन क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा करने पड़ते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया था कि भाई ये इकोनॉमी पे ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, अर्थव्यवस्था पर, तो वो आया था एक क्वेश्चन। दूसरा मैंने बताया था, क्योंकि आप देखो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन रशिया का, तो क्राइसिस तो पूरे वर्ल्ड में है, फिर कोविड भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क था, तो एक क्वेश्चन ही फंस गया। लेकिन ये हमें तब होता है जब हम उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ को अवलोकन करते हैं सही से, तो हमें समझ आने लगता है। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, निबंध चुनने में ठीक रखें, जब भी अभी भी करें तो अभी भी निबंध सही से चुनें, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे निबंध कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप इसके बाद अपनी जो करंट अफेयर्स की चल रही है, इसके साथ साथ लास्ट में करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट कर लेना चाहिए हमें। अपडेट करने से क्या होता है कि अक्सर क्या होती है, हमें चीज़ें और अच्छी होती चली जाती हैं, और अक्सर जो इनसे संबंधित करंट अफेयर्स होता है, इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इनसे संबंधित करंट अफेयर्स को, और ख़ास करके इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरा एडिटोरियल के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी इसमें, और इसके साथ साथ हमें कोशिश ये करें कि जब भी हम इस पेपर में जब भी कुछ लिखते हैं करंट अफेयर्स संबंधित, तो इतना भी नहीं करंट अफेयर्स को ये बहुत ज़्यादा करें या बहुत ज़्यादा टेंशन दें उसमें कि नहीं यार करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स से भी भर दिया, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इतना से इसका प्लान है जो आप अगर फॉलो कर लेंगे, और इसको डेली आपको, जैसा मैंने बताया कि एक सबसे बड़ी हमारी चीज़ है कि हम इसको डेली इसको प्रैक्टिस करें। डेली कम से कम आप हर एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस को, आप टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हो तो एक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहिए, या देते रहो। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस, उससे आपका मेंस आंसर राइटिंग अगर डेली नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपने वीक में दे रहे होगे, वीक के लास्ट में एक या दो मैक्सिमम, तो एक 5 क्वेश्चन की कहीं ना कहीं से अगर आपको कहीं कोई मिल रहा है बढ़िया फैकल्टी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन डेली कहिए कि सर अपने अनुमान से अच्छे क्वेश्चन आप दीजिए, मैं डेली आंसर राइटिंग करना चाहता हूँ। डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और क्योंकि टीचर के मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इंस्टेंट बना रहा है, आपकी इंस्टेंट बनाने से कुछ चीज़ें उसके थॉट और अच्छे हो सकते हैं, और अच्छी चीज़ें आपको इवैल्यूएट कर भी करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर करिए। अगर घर में खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो डेली आंसर राइटिंग की, तो किसी एक को इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूर दीजिए, किसी से जुड़ जाइए, या आप हमारे इसमें हैं तो आप बताइए कि सर मैंने ये भेजा है, आप हमारी मेल या टेलीग्राम पे भेज कर भी ये चीज़ें कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करने से भी हमारा ठीक हो जाता है, इस चीज़ों से भी हमारा सही हो जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें कि ये सर करूँ कि नहीं करूँ, सोचे ही नहीं, सीधा करने लगना है। ठीक है, स्टार्ट कर देना है और बहुत अच्छे से इसको करना है, और इतना करो, आप इतना करो उसको प्रैक्टिस में, और पूछो कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। और कोई भी समस्या होती है, हमारी पाथ फाइंडर की टीम पूरी आपके साथ है हर तरीके से, और आपके हमेशा हर एक स्टेप पर आपके काम आएगी। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे। लेकिन एक सूचना लास्ट में कि अगर किसी ने जो फाउंडेशन का बैच नहीं लिया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ बैचेस चालू हैं। आप अपने दोस्तों से बता सकते हैं कि हमें कौन कौन से बैच यहाँ पर चल रहे हैं जो हमारे यहाँ पर पाथ फाइंडर पे ले सकते हैं। एक आ रहा है हमारा उड़ान बैच जो यूपीएससी के लिए 2024-25 के लिए है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, 900+ आवर्स, मेंस के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़, और आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ बस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मेरा इसमें आप वो करेंगे, कोड डालेंगे IRS अमित, और इसके बाद आप इसमें 7999 पर हमारा क्या हो जाना है, इसमें इनरोल्ड हो जाना है, और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद एक बैच है हमारा, कॉम्बो बैच है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, उड़ान बैच, और प्लस जिसमें GS फाउंडेशन है, प्लस जियोग्राफी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं और इसमें कोड डालेंगे, और यहाँ पर मैं आपके लिए मिलूँगा यहाँ पर। और 1 अगस्त से हमारा इसका बैच आ रहा है, तो ये हमारा बेसिकली 17 जुलाई से आ रहा है उड़ान का GS बैच, 1 अगस्त से आ रहा है जियोग्राफी का, जिसको ज़रूर आप ध्यान दीजिए।
इसके साथ साथ आपका ये है जो हमारा देख ही रहे हैं कि कितने बच्चे निकल रहे हैं, तो आप भी इनमें से एक बनिए। आप भी ये सोचिए कि यार मुझे इसमें से बनना है, और ये आइए जब जुड़िए तो ये कहिए सर से कि सर मुझे आपके यहाँ जो सिलेक्शन हुए उनमें से मुझे भी एक बनना है। आप कैसे बनाओगे आपकी गारंटी है, मेहनत करना मेरी गारंटी है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये चीज़ जरूर कराइए। मंथन ये भी हमारा टेस्ट सीरीज है, इसमें आप ज्वाइन करेंगे और ये इसमें आपको इनरोल होइए और इसमें रैंक भी मिलेगी आपको, ठीक है। 50 लकी विनर्स के लिए ये है हमारा, इसमें चल रहा है, तो आप इसको मिलेगा। साथ ही साथ आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं पता चल रही है कुछ ऐसा, तो आप इसमें स्कैन करोगे तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म भर जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जियोग्राफी का ऑप्शनल, जैसा मैंने बताया कि जियोग्राफी ऑप्शनल है जो मेरा, वो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द इसमें 1 अगस्त से 7999 पर। इससे कम तो मिलता ही नहीं, क्योंकि आप देख लो अगर आप कहीं भी जाओगे ऑफलाइन में तो 50,000 प्लस, 60,000 प्लस, मिनिमम तो 40,000 से नीचे है ही नहीं कहीं, तो आप क्यों उसमें लगे पड़े हो? सेम चीज़ मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ मिल रही है, तो आप इसमें क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ करिए। बोध बैच जो हमारा है 15 जुलाई से आ रहा है ये, और प्योर हिंदी मीडियम है। ऊपर उड़ान तो था वो तो आपका इंग्लिश में है, लेकिन ये प्योर हिंदी मीडियम है। लिमिटेड ऑफर, ये भी 7999 पे है। जीएसएससी सेट है और प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। 15 जुलाई से आ रहा है, इसको आप क्यों छोड़ रहे हैं? मौका आपके टीचर्स आपको देखिए, आपको खुद ही, और आप डेली देखते हो, आपको क्वालिटी भी समझ आती है चीज़ें, है ना। और जो हमारी टीम है इसमें, तो आप इस टीम से मिलिए, इस टीम से सभी आप रूबरू हो जाएंगे। इस टीम से भी मिलते जाइए, और आपके महिपाल सर हैं, दीपक सर हैं, सब एकदम बेहतरीन टीचर हैं। और एक सीरीज भी हमारी चल रही है जिसमें आप डेली देखते हैं कि ये जो हमारे टॉपर्स रहे हैं ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स में काम करते हैं ये, और उस पर बताते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या ज़रूरी है। तो उस चीज़ों को आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो इन चीज़ों को आपको आईएएस बनने में बहुत मदद करती है। तो आप हम इस चीज़ में लगे पड़े हैं कि सर ये चीज़ें हो रही हैं, अभी मैं सोच नहीं रहा, तो आप सोचना क्या, 1 साल के लिए 7999 में है, और दोनों बैच लेते हो, ऑप्शनल और जियोग्राफी का ऑप्शनल और उड़ान बैच, तो आपको मात्र 14999 में देना है। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, इसको ज़रूर लीजिए और बने रहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ मैं अच्छी चीज़ आपके लिए लाऊंगा। और क्लासेस भी मेरी आती हैं, जैसे जियोग्राफी का तो 3 PM पे रहता है, और इस जो डेली पाथफाइंडर हिंदी में चलता है मेरा, और इसके अलावा भी कुछ नई नई चीज़ें आएंगी। ऑप्शनल का भी मैं डेमो बहुत जल्द देने वाला हूँ आपको, तो आपसे मिलेंगे हम जल्दी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।